नमस्कार। आज हम मानव श्वसन तंत्र मतलब हमारे सांस लेने के सिस्टम को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसे समझाता है। मकसद ये जानना है कि ये सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना ही क्यों नहीं है। शरीर को ताकत कहाँ से मिलती है और ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इनमें क्या फर्क है? क्या ये एक ही चीज है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ना इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। पर इस जानकारी के हिसाब से देखें तो ये जोड़े जरूर हैं, पर हैं अलग अलग प्रक्रियाएं। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, वो तो बस पहला कदम है, फिजिकल एक्शन। रेस्पिरेशन वो पूरी मतलब वो केमिकल प्रक्रिया है जिससे शरीर को असल में ऊर्जा मिलती है। अच्छा, तो ये ब्रीदिंग फिर क्या है? मतलब बस हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना? हाँ बिल्कुल। वीडियो यही बताता है कि ये ऑक्सीजन वाली हवा अंदर खींचना, जिसे इन्हेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलेशन। बस ये फिजिकल मूवमेंट। और रेस्पिरेशन? आपने कहा केमिकल प्रक्रिया। जी, रेस्पिरेशन होता है कोशिकाओं के अंदर, सेलुलर लेवल पर। इसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं खाने से मिले ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि एटीपी बन सके। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है। अच्छा, तो ब्रीदिंग उस जरूरी ऑक्सीजन को अंदर लाने का तरीका है जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। एकदम सही। ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हवा शरीर के अंदर जाती कैसे है, इसका रास्ता क्या है? ट्रांसक्रिप्ट में नाक, मुंह, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, कई नाम हैं। हाँ, तो देखिए, हवा नाक या मुंह से अंदर जाती है, फिर गले के पीछे एक कॉमन जगह है फेरिंग्स। हाँ, वहां से वो जाती है लैरिंग्स में, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जहाँ से आवाज बनती है। जी हाँ। फिर लैरिंग से हवा जाती है ट्रैकिया में, मतलब हमारी विंड पाइप में। ये ट्रैकिया छाती में जाकर दो हिस्सों में बंट जाती है। ये हैं ब्रोंकाई, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं में। अच्छा। फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकाई और पतली नलियों में बढ़ती जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स खत्म होती हैं बहुत ही छोटी हवा की थैलियों पर, गुच्छों की तरह। इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई, ये बहुत ज्यादा होती होंगी। हाँ, कमाल की बात यह है कि एक इंसान में करीब 30 करोड़ से 50 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं, बहुत ही बारीक। बाप रे, इतनी सारी! और यहीं पे गैस का लेन देन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल, यही असली खेल होता है गैस एक्सचेंज का। तो ये एनर्जी वाला हिस्सा, वो कैसे जुड़ता है इससे? एटीपी कैसे बनता है? ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो देखिए, एल्वियोलाई के चारों तरफ ना खून की बहुत ही पतली नसें लिपटी होती हैं, कैपिलरीज कहते हैं इनको। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में भरी ऑक्सीजन इन कैपिलरीज में मौजूद खून में चली जाती है, डिफ्यूजन से। खून में चली गई ऑक्सीजन। जी, और खून इसे लेकर पूरे शरीर में दौड़ता है, हर एक कोशिका, हर सेल तक पहुंचाता है। और कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं में पहले से ही खाने से पचा हुआ ग्लूकोज मौजूद होता है। तो जैसे ही खून से आई ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचती है, वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन में ग्लूकोज टूटता है, और इस टूटने से 3 चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और सबसे जरूरी चीज ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एटीपी। हाँ, वही एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, इसी से सारे काम होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं अच्छा खाना खाओ, मतलब ज्यादा ग्लूकोज तो ज्यादा एटीपी, यानी ज्यादा ताकत। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन सीधा है। खाने से ग्लूकोज, सांस से ऑक्सीजन, दोनों मिलकर एनर्जी बनाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसका क्या होता है? वो तो वेस्ट है ना? जी, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वो कोशिका से वापस खून में आ जाती है। खून उसे वापस फेफड़ों तक लाता है, उन्हीं एल्वियोलाई तक। और फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए नाक या मुंह से बाहर निकल जाती है। वाह, मतलब पूरा साइकिल है। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, और बीच में एनर्जी प्रोडक्शन। बिल्कुल। और ये गैसों का लेन देन, जैसा मैंने कहा, 2 मुख्य जगहों पर होता है। पहला फेफड़ों, एल्वियोलाई और खून के बीच, और दूसरा खून और शरीर की कोशिकाओं के बीच। दोनों जगह डिफ्यूजन से गैसें अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह जाती हैं। अच्छा, वीडियो में एक बॉटल वाले मॉडल का भी जिक्र था। वाई ट्यूब, गुब्बारे
वो क्या समझा रहा था? हाँ, वो सांस लेने के मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक अच्छा मॉडल है। उसमें बोतल हमारी छाती की तरह है, वाई ट्यूब ट्रैकिया और ब्रोंकाई, गुब्बारे फेफड़े और नीचे लगी रबर शीट डायाफ्राम की तरह काम करती है। डायफ्राम वो क्या है? डायफ्राम एक बड़ी गुंबद जैसी मांसपेशी होती है जो हमारी छाती और पेट के बीच में होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, पसलियां ऊपर और बाहर उठती हैं और साथ ही डायफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है, चपटा हो जाता है। अच्छा, इससे हमारी छाती के अंदर की जगह बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है बाहर की हवा के मुकाबले, और हवा तेजी से अंदर फेफड़ों में भर जाती है। जैसे उस मॉडल में रबर शीट नीचे खींचने पर गुब्बारे फूलते हैं। अरे वाह! तो सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का ही काम नहीं, फसलियां और ये डायफ्राम मांसपेशी भी पूरी तरह शामिल है इसमें। बिल्कुल, ये टीम वर्क है। और सांस छोड़ते वक्त इसका उल्टा होता है। पसलियों की मांसपेशियां और डायफ्राम रिलैक्स होते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, छाती की जगह कम होती है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है, जैसे रबर शीट छोड़ने पर गुब्बारे पिचकते हैं। और ये सब अपने आप होता रहता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। जी, ये ज्यादातर अनैच्छिक क्रिया है। हमारा ब्रेन स्टेम इसे कंट्रोल करता है। हाँ, और इस सिस्टम के दूसरे काम भी हैं, जैसे आपने लैरिंक्स का जिक्र किया, बोलने में मदद करता है, और नाक से हम सूंघ पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये श्वसन तंत्र सिर्फ हवा अंदर बाहर करने वाली कोई मशीन नहीं है। ये तो खाने को इस्तेमाल करने लायक ताकत में बदलने का एक बहुत ही जटिल और कुशल सिस्टम है। सांस लेना, गैसों का लेन देन, कोशिकाओं में एनर्जी बनना, सब एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, और इस स्रोत से मिली जानकारी ये बिल्कुल साफ करती है कि कैसे ऑक्सीजन का सफर नाक से शुरू होकर करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंचता है और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। पसलियों और डायफ्राम की भूमिका भी कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी साफ होता है। सच में कमाल है। और सोचने वाली बात यह है, ये पूरी प्रक्रिया, ऑक्सीजन का अंदर आना, ग्लूकोज का टूटना, एटीपी बनना, CO2 का बाहर जाना, हर पल बिना रुके इतने सटीक तालमेल से चलती रहती है। कभी ये ख्याल आता है कि अगर इस तालमेल में, इस पूरे सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो शरीर पर उसका क्या असर पड़ सकता है? यकीनन सोचने लायक बात है।